हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो क्लास 12th के जितने भी कार्टून हो सकते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के, वो सारे के सारे हम एक ही वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले कार्टून की तरफ चलेंगे। एक चीज़ और बता दूं कि ये कार्टून्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने चैप्टर्स किए हों। ठीक है, क्योंकि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने चैप्टर्स कभी पढ़े ही ना हो। ठीक है, कहीं ना कहीं स्कूल से सुने होंगे, अपने ट्यूशन सेंटर से सुने होंगे, या फिर अपने इंस्टीट्यूट से सुने होंगे, या फिर आपने ऑनलाइन क्लासेस ली होगी यूट्यूब वगैरह पे। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स आपके उसी से रिलेटेड होने वाले हैं, आपके कार्टून। ठीक है, आप पहला देखो कौन सा है। पहला यहाँ पे हमें देखने को मिलता है विभाजन की त्रासदी। ठीक है, यानी विभाजन के समय में जो ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वहाँ पे देखो कितनी भीड़ दिख रही है आपको। ठीक है, तो ये चित्र क्या दर्शाता है? तो ये चित्र दर्शाता है, ये चित्र देश के विभाजन को और उस समय के दर्दनाक दृश्य को दर्शाता है जब लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। ठीक है, आप देखो इमेज में भी देख के पता लगा सकते हैं। इमेज में भी आप ध्यान से देखो तो ये सब क्या है, ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं और कुछ ऊपर लटक के जा रहे हैं, कुछ सामने लटक के जा रहे हैं। तो ये उस समय को दिखा रहा है, उस दर्दनाक दृश्य को, कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब ये लोग जा रहे थे, पलायन कर रहे थे, तब के समय को दिखाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो वो है कि विभाजन के कुछ परिणामों का उल्लेख कर दो। ठीक है, ठीक है, तो विभाजन के कुछ है ना, कुछ परिणामों को किस तरीके से उल्लेख करोगे। तो पहला तो सांप्रदायिकता। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। सांप्रदायिक दंगे बोले तो हिंदू मुस्लिम वाले जो दंगे थे वो हुए थे। ठीक है, दूसरा सामाजिक कष्ट हुआ था। भाई समाज का एक तबका पाकिस्तान जा रहा था, दूसरा तबका भारत की ओर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं सामाजिक कष्ट भी उनका सामना करा। ठीक है, वहाँ के उस समय के लोगों ने। ठीक है, और तीसरा प्रशासनिक चिंताएं और वित्तीय दबाव बहुत ज़्यादा था। ठीक है, एक तो प्रशासन भी चिंता में था कि भैया कैसे इन सबको कंट्रोल करें, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि पैसे की भी कमी थी, वित्तीय दबाव भी था कि अब कुछ ही ट्रेन थी जो कि जा रही थी और आ रही थी, मगर लोगों को सही तरीके से नहीं छोड़ पा रही थी। ठीक है, तो चित्र में किस वर्ष का उल्लेख किया गया है ये भी पूछा गया है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, और वर्ष 1947 को दिखाया जा रहा है, जो कि इतिहास का सबसे अचानक और सबसे जो अनियोजित समय था उसको दिखाता है। ठीक है, कारण ये था कि एक तरफ तो हम आज़ादी की बात कर रहे थे कि हम 1947 में आज़ाद हो जाएंगे, मगर वहीं दूसरी तरफ हमें विभाजन का दुख भी और दर्द भी झेलना पड़ा, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल था। ठीक है, समझ में आ गया। आप सोचो आज़ादी के समय में ये चीज़ें हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो ये जो इमेज अगर आ जाए तो ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहला चित्र क्या दर्शाता है, दूसरा विभाजन के कुछ परिणामों का उल्लेख कर देना, और तीसरा चित्र में किस वर्ष को दर्शाया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। चित्र क्या दर्शाता है, दर्द को दर्शाता है, वो जब विभाजन हुआ था उस समय के दर्द को दिखाता है। कुछ परिणाम क्या थे, सांप्रदायिक दंगे थे, सामाजिक कष्ट था, प्रशासनिक चिंताएं थी और वित्तीय दबाव थी। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे। उसके बाद किस साल को दिखाता है, तो ये साल दिखाता है 1947। ठीक है, देखो मैं इसलिए आपको थोड़ा रोक के करा रहा हूँ ताकि एक बार में आप कर लो, ताकि बार बार आपके पास टाइम ना हो, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अंत की तरफ देख रहे हो, यानी कि अब आपको एग्जाम में बैठना है तभी आप देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप कहीं से पढ़ोगे तो हो नहीं, है ना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए हमारे पास सेकंड जो आता है, ठीक है, तो सेकंड जो हमारे पास ये दिख रहा है, ये वल्लभ भाई पटेल दिख रहे हैं और ये राजा रजवाड़ों के साथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पहला जो चैप्टर है हमारा उससे रिलेटेड है, और सेकंड बुक के ही कार्टून्स में लेकर आए, क्योंकि फर्स्ट वाले के हमने फर्स्ट सेमेस्टर में कर लिए थे, तो सेकंड वाले के अब हम साथ में करेंगे यहाँ पे। तो कार्टून में दाई और किसे देखा जा सकता है, तो ये जो नेता है दाई और, वो हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, हमारे पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, ये वही व्यक्ति है, वही लौह पुरुष है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिसने ना केवल सारे के सारे देश को जोड़ा था, बल्कि देश को एक बेहतर प्रगति की तरफ भी देखने को मिलता है हमें। ठीक है, यही लेकर गए थे, क्योंकि गृह मंत्री थे ना, तो उस समय के मजबूत गृह मंत्रियों में से एक हमारे वल्लभ भाई पटेल भी थे। ठीक है, आज भी इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा जो है हमें गुजरात में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए तो दूसरा है कार्टून जनता और शासक के बीच किस प्रकार के संबंध को दर्शाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा, ठीक है, कि जनता और शासक जो है उसके बीच किस प्रकार के संबंध को दर्शाती है। तो क्या करती है, कार्टून दर्शाता है कि रियासती शासकों ने जनता पर अत्याचार और शोषण किया। ठीक है, अगर आप खुद देखो तो मैंने आपको ऑपरेशन पोलो के बारे में बताया था, जब मैंने बताया था कि हैदराबाद के जो निजाम थे वो नहीं चाहते थे कि हैदराबाद का विलय भारत के साथ हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने जनता पर अत्याचार करवाया और उनका शोषण करवाया। तो इसके कारण क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन इसी पे है कि आपकी राय में रियासतों के मुद्दों को हल करने के लिए दक्षिणपंथी नेता द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कितना सफल रहा।
ठीक है, तो आंसर है सरदार पटेल रियासतों के भारत में विलय अधिग्रहण के मुद्दे को सुलझाने में अत्यंत सफल रहे। ठीक है, आप खुद सोचिए कि एक तरफ 565 राजा रजवाड़े जो आज़ादी मांग रहे थे, ठीक है, और अगर भारत 565 जो टुकड़ों में बढ़ जाता तो क्या भारत कहलाता? नहीं कहलाता। कहीं ना कहीं हम वी आर थैंकफुल फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सबको मनाया और एक टोकरी में लेकर आए पूरे के पूरे हिंदुस्तान को। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस चित्र का जो डिपिक्शन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको आंसर लिखना है कि ये जो दाएं तरफ है नेता वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और उन्होंने देश की यूनिटी में बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले पीएम थे, मगर पहले होम मिनिस्टर ने जो जिम्मेदारी निभाई वो वैसे निभा नहीं सका कोई भी, है ना। समझ में आ गया। चलिए, यह है थर्ड कार्टून। ठीक है, इस समय तक आते आते कहीं ना कहीं हम देखने को मिलता है कि कांग्रेस का प्रभुत्व जो था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था। कारण ये था कि बड़े से बड़े नेता जो थे वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रभुत्व के दौर से ये वाला कार्टून पूछा जा सकता है आपसे। और कार्टून का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, सुनना। कार्टून के केंद्र में मौजूद व्यक्ति की पहचान करें और उसके सामने मौजूद चुनौती का उल्लेख कीजिए। तो क्या लिखना है आपको कि ये व्यक्ति, हम सबको पता, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने रियासतों के एकीकरण और भाषाई राज्यों के गठन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। ठीक है, हम सब जानते हैं कि इस समय तक आते आते जो जनता थी, ठीक है, लोग जो थे वो बिल्कुल खिलाफ हो गए थे। इनके कारण, इनके पीछे ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो देश को नहीं चाहते थे कि वो भाषाई आधार पर राज्यों को बांटा जाए। ठीक है, तो बड़ी बड़ी रियासतों के अंदर क्या हो गया था कि भाई भाषाई आधार पर उन्हें चुनौती मिलने लगी। नहीं भाई, हमें तो भाषाई आधार पर अलग होना ही है, गुजराती और मराठी साथ में नहीं रह सकते। ठीक है, इसीलिए देखने को मिलता है कि कार्टून वास्तव में किस बात का जिक्र कर रहा है, तो कार्टून में देश के विघटन के भय को दिखाया जा रहा है। ठीक है, देश का विघटन मतलब देश के टूटने को दिखाया जा रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया तो भाषाई आधार पर तो राज्य अलग होगा ही होगा, तो इससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी अगर सही तरीके से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करा गया। ठीक है, समझ में आ गया। भारत इन सभी संघर्षों से कैसे बचा? तो भारत ने जनता की क्षेत्रीय मांगों को पहचाना, उनका सम्मान किया तथा राज्यों को कुछ स्वायत्तता प्रदान करके लोकतंत्र को मजबूत किया। ठीक है, भारत ने फाइनली, यानी कि जवाहरलाल नेहरू या फिर उस समय की कांग्रेस जो थी, ठीक है, उन्होंने फाइनली समझा कि जनता की ज़रूरत जो है उसको मानना पड़ेगा। तो जो उनकी मांगे हैं उन्हें पहचानना पड़ेगा, सम्मान दिया जाना चाहिए सभी राज्यों को बराबर, और राज्यों को कुछ स्वायत्तता भी प्रदान करना पड़ेगा। कुछ राज्य जो बेहतर है, जैसे उस समय नागालैंड वगैरह थे, ठीक है, उनको ज़रूरत थी तो उनको स्वायत्तता दी गई। जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दी गई, यानी कि थोड़ी इंपॉर्टेंस बाकी राज्यों के कंपैरिजन इनको एक्स्ट्रा दे दी गई। ठीक है, समझ में आ गया। और इस तरीके से लोकतंत्र भी मजबूत रहा, सारे राज्य भी एक साथ मिलकर देखने को मिलते हैं हमें। और जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल की जो जोड़ी है उसने कहीं ना कहीं हमारे देश के बीच में क्या किया, एक लोकतंत्र को स्थापित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, अब ये अगला कार्टून देखो कौन सा है। अगला कार्टून, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जवाहरलाल नेहरू साइकिल के व्हील पे हैं, यानी पहिए पे, और एक पहिए पे तो एक नेता है, बाकी पहिए पे छोटे छोटे सारे नेता है। ठीक है, तो कार्टून का क्या संदेश है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस कार्टून से। तो लिखा है, उत्तर है, कार्टून भारत द्वारा अपनाए गए अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बनाए रखने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय उनको निजी, है ना, और सार्वजनिक, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों पर फोकस करना, तो दोनों में बैलेंस बनाना था, इसलिए उन्होंने ये व्हील को चुना और दोनों हाथ में डंडा लिया हुआ है। ठीक है, एक तरफ तो हमें देखने को मिला कि सार्वजनिक लोग हैं, दूसरी तरफ जो है वो प्राइवेट लोग हैं। ठीक है, तो उसके बीच में संतुलन कहीं ना कहीं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि उन व्यक्तियों का नाम बताइए जो दोनों क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति का नाम जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, और भारत के प्रधानमंत्री की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें देश के अंदर क्या एकता, यूनिटी बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन दोनों क्षेत्रों को किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है, तो पंडित नेहरू ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सह अस्तित्व के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल तैयार किया। ठीक है, यानी उन्होंने बोला कि नहीं तो ना तो हम निजी क्षेत्र को अपनाएंगे और ना ही हम सार्वजनिक क्षेत्र को अपनाएंगे, हम दोनों क्षेत्रों को अपनाएंगे। इसलिए हमारी जो इकोनॉमी है, यानी आज की डेट में हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, एक तरफ हम अमेरिका की भी अर्थव्यवस्था का अनुसरण करते हैं और साथ में हम यूएसएसआर की भी अर्थव्यवस्था का कहीं ना कहीं क्या होता है,
हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल अलग है। जैसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे कैपिटलिज्म बोलते हैं, सोशलिज्म बोलते हैं, और थर्ड है मिक्स, ठीक है। और हिंदी में इसे बोलते हैं पूंजीवादी, समाजवादी, और तीसरी हमारी जिसे हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें पूंजीवादी का भी स्वाद है और समाजवादी का भी स्वाद है। यानी आप फ़ोन खरीदने जाओगे तो 6,000 का भी मिल जाएगा और वहीं पे 1.5 लाख का आईफोन भी मिल जाएगा। तो ये हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता है जिसको जवाहरलाल नेहरू ने बना के रखा, यानी सेंटर में इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को बना के रखा, जिससे दोनों तबके जो है वो खुश रहें, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला यहाँ पे कटिंग है, द हिंदुस्तान टाइम्स की एक कटिंग है और उस कटिंग को भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इस कटिंग के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये क्लिप किस राज्य के बारे में बात कर रही है। पहला क्वेश्चन इससे ये बन जाएगा कि ये किस राज्य का फोटो है जो कि यहाँ पे बनाया गया है। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है बताओ। बिल्कुल, तो ये उत्तर में है, बिहार के राज्य के बारे में बात कर रहा है, गरीबी की बात कर रहा है, ठीक है। इस समय तक आते आते बिहार कहीं ना हमें डेवलपमेंट, मतलब बिहार के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है, बिहार और गुजरात वगैरह, ठीक है। ठीक है, दूसरा है खाद्य संकट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहेगा खाद्य संकट क्या है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली खाद्य संकट ही देखने को मिलता है इस वाली कटिंग के अंदर, ठीक है। और ये वो समय था जब कांग्रेस आई थी, मतलब कांग्रेस 1960 से 70 के बीच में हमें देखने को मिलता है कि हमारे देश के अंदर खाद्य संकट अपने एक्सट्रीम लेवल पर चला गया था, जिसके कारण हमने अमेरिका से उधार मांगा चावल और जो भी था, और अमेरिका ने सीधे 5 रुपये से सीधे 7 रुपये डॉलर कर दिया, ठीक है। $1 की कीमत रातों रात 2 रुपये बढ़ गई, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी है बात, ठीक है। तो खाद्य संकट क्या है, खाद्य संकट का अर्थ है कि पर्याप्त भोजन की अनुपलब्धता या भोजन की कमी, ठीक है। तो सच में उस समय तक भोजन की कमी होने लगी थी भारतवासियों के पास, ठीक है। तीसरा है, क्या भारत अब खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। बिल्कुल जी हाँ, हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन आज की डेट में अधिकतम सीमा तक बढ़ चुका है। आज ये समय आ चुका है कि जहाँ पर हम बाकी कंट्रियों के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ की हेल्प अब हम करते हैं, ये मान लो इस तरीके से। अभी रिसेंटली मुझे सुनने में मिला था कि ईरान की भी हेल्प हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उस पर भी हमारे जो है ना बड़े बड़े डिप्लोमेटिक वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया के पास आज की डेट में इतनी चीज़ें हैं, इतने संसाधन हैं कि आज की डेट में उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो डेवलपमेंट में अपने आप को आगे रखता है, ठीक है। मगर ये जो समय की बात कर रहा हूँ मैं 1960 से 70 के बीच की बात कर रहा हूँ, इस समय तक आते आते कहीं ना कहीं हमारे देश बर्बादी की ओर था, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला कार्टून जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है हिंदी चीनी बाय बाय, है ना। ये है अमूल वाले ना हर बार कार्टून ऐसे बना के रखते थे, और आज भी देख लो आप जाके तो अमूल वाले ऐसे कार्टून बनाते रहते हैं। तो हमारी किताब में ज़्यादातर अमूल के कार्टून देखने को मिलेंगे, और ये किस संदर्भ में है ये कार्टून उसके बारे में पूछ रहे हैं। ये कार्टून किसको है, हिंदी चीनी बाय बाय। पहले तो हिंदी चीनी भाई भाई था, है ना भाई, मगर जैसे ही 1962 के बाद उन्होंने जो वॉर छेड़ी, उससे कहीं ना कहीं हमें लगा कि हिंदी चीनी बाय बाय होना चाहिए, कि एक दूसरे के साथ हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते, उन पर भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। ये हमने 1962 के बाद देख लिया। यह कार्टून भारत चीन तनाव के समाधान का संदेश देता है, ठीक है। वो बताता है कि किस तरीके से भारत और चीन के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसके कारण हमारे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो उन्हें भी समझने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने पहले तो ये मान लो कि वो चाइना के साथ अच्छे दौरे पे गए, फिर अच्छी बातचीत हुई, फिर भी 1962 में वॉर हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलता है कि भारत जो है वो तो अपना रुख अच्छा संभाल रहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई जैसे नारे बना रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसने चीन ने कहीं ना कहीं ड्रामे शुरू कर दिया, और उसके कारण क्या हुआ, अक्साई चीन को लेकर 1962 में उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दिया। हमारे लोगों को पता नहीं चला कि ये क्योंकि भाई तैयारी भी तो ज़रूरी है ना वॉर के लिए, तो है ना। तो वॉर की तैयारी हमारी तरफ से कोई हो नहीं पाई, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये कभी वॉर छेड़ देंगे, जिसके कारण हमारे कई सारे, ठीक है, इक्विपमेंट से लेकर हमारी आर्मी तक बहुत खामियाजा उनका भुगतना पड़ा, क्योंकि ये पहली वॉर थी जिसमें हम बहुत बुरी तरह से, मतलब कह सकते हो हारे इसलिए थे क्योंकि आकस्मिक युद्ध था, जिसके कारण चाइना ने एक बेनिफिट उठा के हमारी जो सेना थी उसका मनोबल गिराया, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हिंदी चीनी बाय बाय जो है ये अमूल वालों ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। समझ में आ गया। तो अमूल वालों के आते रहते हैं, हमारे बहुत सारे कार्टून जो हैं वो अमूल से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक दो आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये सारे कार्टून आपको कैसे लगे कमेंट में बताइएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इससे पहले MCQ करा चुका हूँ, वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।